शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल आम आदमी पार्टी का बहराइच में बौद्ध प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ और भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कल इसमें हिस्सेदारी ली। हमारे साथ इमरान लतीफ़ जी हैं जो बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं, इस ज़िले के अध्यक्ष फिरोज़ हैदर साहब हैं और महासचिव हमारे प्रदेश के इस प्रांत के रजत चौरसिया जी हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे सह प्रभारी दिलीप पांडे जी हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष सबाजीत जी हैं, अनुज पाठक जी हैं, बंसराज दुबे हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो हैं पार्टी के। और अभी जो आम आदमी पार्टी की तैयारी है उत्तर प्रदेश में संघर्ष और सेवा के दम पर अपने संगठन का विस्तार करना और साथ ही साथ 2026 में होने वाले पंचायत के चुनाव में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार उतारें, मजबूती से उस चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात है, पिछले दिनों मैंने एक योगी सरकार की खबर पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से। मैं समझता हूं कि पंचायत चुनावों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये एक अच्छी और सार्थक पहल होगी। अगर बीडीसी की खरीद फरोख्त, जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त बंद करना चाहते हैं योगी जी और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो ये इच्छा शक्ति उनको दिखानी चाहिए और पंचायत का चुनाव प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का सीधे जनता से कराया जाए। आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करती है। 2-3 विषय हैं उत्तर प्रदेश के जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि 27,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में पहले ही बंद हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि 6,000 सरकारी स्कूलों में मात्र 1 टीचर हैं और इसलिए उन 6,000 सरकारी स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी जी की सरकार आई है 90,000 के करीब स्कूल बंद हुए हैं, यानी कि उनके बीजेपी शासित राज्यों में और जो केंद्रीय स्कूल हैं कुल मिला के ये संख्या है। तो आपके लिए बच्चों की शिक्षा प्राथमिकता नहीं है, आपके लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है। कभी बिजनौर से खबर आती है कि डायलिसिस होते वक्त जनरेटर बंद हो गया, माँ चिल्लाती रही, बेटे की मौत हो गई, जनरेटर में तेल नहीं था। कभी बदायूं की खबर आती है कि मेडिकल कॉलेज में 30 से 35 बच्चे प्रति माह मरते हैं इसलिए कि वेंटिलेटर को चलाने वाला कर्मचारी नियुक्त नहीं है। हमारे खुद के गृह जनपद सुल्तानपुर के अंदर कागज़ के ऊपर एक्सरे की रिपोर्ट दी जा रही है, यानी कि एक्सरे की फिल्म भी उपलब्ध नहीं है। हरदोई का एक नज़ारा हमने देखा कि आईसीयू में लाइट नहीं है, ऐसे ही मरीज ले। तो ये हालत है स्वास्थ्य व्यवस्था की कि आज आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चले जाइए तो लगता है कूड़ा घर में आ गए, किसी अस्पताल में नहीं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़ा मुद्दा है जिस पे आम आदमी पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक काम करती रही है। उसके लिए हम लोग यूपी में भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे और विद्यालयों को बंद न किया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक की जाए, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक और मुद्दा है जिसमें बिजली कटौती का 8 से 10 घंटे शहरों में बिजली काटी जाती है। बिजली के बिल 30 से 35% बढ़ाने की योजना है सरकार की। तो ये तो एक सरासर अन्याय है, घोर अन्याय है कि आप एक तरफ बिजली काट भी रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली का दाम भी बढ़ा रहे हैं। और ऐसी तैयारी है कि अब बिजली यहाँ पे उत्पादन के लिए जो कोयला है उसका भी ठेका अडानी को देने की तैयारी है। तो मोटे मोटे तौर पे ये 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेके आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में संघर्ष करेगी। शिक्षकों की 2 लाख भर्ती नहीं हुई है
और जिसके के लिए हम लोग उनके आंदोलन का समर्थन भी हमने किया है। मैं गया था अभी प्रयागराज, छात्रों से मिल के आया हूँ, तो उनके आंदोलन को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर महीने सेवा का एक काम, रचनात्मक काम हमारे साथी करते हैं अलग अलग ज़िलों में। तो सेवा और संघर्ष के माध्यम से पंचायत के चुनाव में तक अपने संगठन का विस्तार करना और मजबूती से चुनाव में हिस्सेदारी लेना, ये लक्ष्य है। बीजेपी के 11 साल से इंतजार, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कुछ सवाल बनते हैं। ये तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि काला धन लाकर वो कह रहे थे 15 लाख हर खाते में पहुंच जाएगा, तो अब तो काला धन 3 गुना हो गया आपके कार्यकाल में 11 साल में। तो अब 45 लाख इस देश के लोगों को मिलना चाहिए, तो वो 45 लाख कहाँ है? इस काले धन का हिसाब कौन देगा? आप तो कह रहे थे सारी जानकारी आपके पास है, आप बोरे में भर के, जहाज में भर के, ट्रैक्टर पे भर के रुपया लाओगे, तो ये कहाँ है? दूसरा, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो कहाँ है आपका 2 करोड़ नौकरी का वादा? तो आपको 11 साल में 22 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, आपने 22,000 नौकरी भी अब तक नहीं दी। आपने कहा था कि हम फसल का दाम दोगुना कर देंगे। फसल का दाम दोगुना करना तो दूर की बात है, गन्ना किसानों का 1 भी रुपया इस बार नहीं बढ़ाया गया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने गन्ने का मूल्य मांगा, कभी उन पर लाठी चलाते हैं, कभी गोली चलाते हैं, कभी वो गन्ना किसान से कहते हैं भाई तुम्हारे घर में कौन सा त्यौहार पड़ा हुआ है, कौन सी ज़रूरत पड़ गई है, बेटी की शादी है कि 13वीं है, उसका कार्ड दिखाओ तब हम पैसा देंगे। यानी किसान अपना खुद का पैसा पाने के लिए इस प्रकार से वो यातनाएं झेल रहा है। और इसके साथ साथ जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है वो किस बात के लिए चल रहा है? 2 लाख भर्ती उत्तर प्रदेश में निकाली गई थी, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा था गोबर से रोज़गार दे देंगे, गोबर से यूपी वालों को रोज़गार दे रहे थे वो। और जो भर्तियाँ खाली हैं उस पर भी भर्ती करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। बहुत सारे सवाल हैं। 15 अगस्त 2022 तक आपने कहा था पक्का मकान देंगे इस देश के लोगों को, क्या हुआ उसका? महंगाई कम करने के लिए आपने कहा था 40 रुपये का डीजल हो जाएगा, 50 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा। क्या क्या बातें आपने कही थी? एक भी वादा आपने पूरा किया? नोटबंदी किया, आपने कहा आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, तो पुलवामा की घटना कैसे हुई? पहलगाम की घटना कैसे हुई? तो आपके जितने दावे थे, जितने वादे थे, जितनी बातें थीं, वो सब के सब खोखले निकली। आप उचक के गले मिलते हैं जिस देश में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से बिना मतलब खीकी हंसते रहते हैं। हालत क्या है इस समय पता है आपको? चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीटिंग हो रही है। ये है हमारी विदेश नीति। हमारी विदेश नीति ये है कि 73 देशों की 129 बार यात्रा मोदी जी ने किया, और एक भी देश हमारे समर्थन में खड़ा नहीं हुआ जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी। तो आप ड्रेस बदल के पूरी दुनिया में घूम रहे हो, ही खीखी कर रहे हो, गले लगा रहे हो ज़बरदस्ती लोगों को, और वो आपके समर्थन में नहीं है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ, जो कभी अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ ट्रंप बैठ के लंच कर रहा है, कह रहा है आई लव पाकिस्तान। एंटी टेररिस्ट कमेटी है यूनाइटेड नेशन की, उसका उपाध्यक्ष बना दिया पाकिस्तान को। और कल क्या बयान दिया उसने कि महिलाएं भारत में ना जाएं, भारत सुरक्षित देश नहीं है। उसको वो पाकिस्तान सुरक्षित देश लगता है जिस लादेन ने अमेरिका को तबाह किया, और लादेन पाकिस्तान में संरक्षित था, वहाँ पकड़ा गया। वो पाकिस्तान उसको सुरक्षित लगता है, भारत सुरक्षित नहीं लगता। और कहाँ है प्रधानमंत्री? किस बिल में छिपे हुए हैं? क्यों नहीं बोलते? बार बार भारत का अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, एक शब्द नहीं बोलते। तो 11 साल की कहानी यही है मोदी जी। 11 साल में उन्होंने देश को बदहाल किया है, भारत की प्रतिष्ठा को गिराया है। आज छोटे छोटे देश हमारे खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हमारी विदेश नीति है। अभी ईरान का मसला है, ईरान और इजराइल का। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भारत को अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। अपने हित के आधार पर फैसला लीजिए। ये ज़बरदस्ती घूम के अब की बार ट्रंप सरकार और ये
उचक उचक के गले मिलना और हंसना और की करना, इससे विदेश नीति सफल नहीं होती। मोदी के नारे लगवा के और 3 बार कपड़े बदल के। मुझे इतनी बात कहनी थी कि जो इनका 11 साल का इतिहास है वो बदहाली का है। 200 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में आज हिंदुस्तान डूबा हुआ है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज चंद लोगों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है और 82 करोड़ लोग इस देश के 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर हैं। ये परिस्थितियां हैं जो साफ तौर पे दिख रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग इस तैयारी में है कि सभी डेटा 45 दिन में ख़त्म कर देगा, डिलीट कर देगा। इस पर तो उनकी कोई चोरी की मंशा होगी, कोई गड़बड़ी करने की मंशा होगी। भाई आप मुझे बताइए, जब आपने निष्पक्ष और सही चुनाव कराया है तो आजकल डेटा रखना कौन सा इतना बड़ा काम है? वो सारे डेटा को कलेक्ट करके रखो, उसकी हार्ड डिस्क रखो अपने पास। हार्ड डिस्क से पता चल जाएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है जब भी ज़रूरत होगी। तो इसलिए पता नहीं किस मंशा से वो कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कुछ एमबीबीएस डॉक्टर ही मारे गए, इस पर क्या कहना है आपने? देखिए, उसमें तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस प्लेन को उड़ने के लिए टेक्निकल क्लियरेंस किसने दिया? कौन से अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि ये हवाई जहाज़ उड़ने लायक है? क्योंकि अगर वो जहाज़ 30 सेकंड के अंदर हवा में उसका उड़ जाता है और आग लग जाती है तो बहुत ही मेजर कोई फॉल्ट रही होगी, बहुत बड़ी कोई फॉल्ट रही होगी। तो वो क्यों नहीं पकड़ी गई और कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? उनकी जवाबदेही कब तय होगी? कब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? भारत ने 9 करोड़ रुपए का एक लैब बनाया जिसमें ब्लैक बॉक्स की जांच होती है। पहली ही जांच में वो लैब फेल हो गया। ये हालत है हमारे यहाँ की। टंकी बनती है, उद्घाटन के पहले उड़ जाती है। एयरपोर्ट बनता है, उड़ जाता है। मेट्रो बनता है, उड़ जाता है। पुल बनता है, गिर जाता है। पुल बनता है, दरारें पड़ जाती हैं। तो हम लोगों ने सुना था कि एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ते हैं, मोदी जी के काल में एयरपोर्ट ही उड़ जा रहा है। ऐसा ऐसा कारनामा हो रहा है। बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने शिमला समझौते पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अमेरिका के दबाव में 5000 वर्ग मील ज़मीन पाकिस्तान को क्यों लौटाई गई, 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को क्यों छोड़ा गया और 56 भारतीय सैनिकों की वापसी। भैया अभी तो मोदी जी को जवाब इस बात का देना चाहिए कि अमेरिका के दबाव में व्यापार बंद करने की धमकी देकर आखिर किस कारण से आपने सीज फायर घोषित किया? जब पीओके पे कब्जा करने के लिए भारतीय सेना बिल्कुल तैयार थी, जब 21 आतंकी ठिकानों को मिटाने के लिए तैयार थी, जब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, ऐसे वक्त में आपने क्यों सीज फायर किया? ट्रंप के कहने पे व्यापार बंद करने की धमकी की बात वो कह रहा है। जाहिर सी बात है, अमेरिका का कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो भी व्यापार है हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ है मतलब अडानी के साथ है। तो आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं? आप अपने एक दोस्त के लिए देश के स्वाभिमान को नीलाम कर रहे हैं और एक बार भी आपकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो कुछ कुछ बोले जा रहा है, जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है। वो कह रहा है आई लव पाकिस्तान, वो वहाँ के सेनाध्यक्ष को लंच करा रहा है, वो पाकिस्तान कह रहा है उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए ट्रंप को, उसको यूनाइटेड नेशंस की एंटी टेररिस्ट कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो मोदी जी को इन बातों के लिए शर्म आनी चाहिए और उनको सामने आके बोलना चाहिए। बहुत सारे सवालों का तो मैं जवाब देखिए, तो राजनीति में अब आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आगामी जैसे जिला पंचायत चुनाव है उसके बाद? दिनेश जी इधर आ जाओ। जो भी चुनाव आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जैसे यहाँ की पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज
पार्टी है या अन्य पार्टी है, यहाँ पहले से फील्ड में वो अपना पैर जमाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने आप को देख रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमने कभी भी जाति, धर्म और नकली मुद्दों पे काम नहीं किया। हमने जब भी काम किया वो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के सवाल पे काम किया। दूसरा, जातियों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे को हमने उठाया, धार्मिक आधार पे हो रहे अन्याय के मुद्दे को हमने उठाया, और हमने ये कहा कि ये गैर बराबरी हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है और इसके कारण इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। आज बुलडोजर चला चला के जिस तरह से गरीब को कुचला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हमारे लिए मुद्दा है। बिजली कटौती करके बिजली का दाम बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लिए मुद्दा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और अस्पताल बदहाल है, ये हमारे लिए मुद्दा है। छोटी बड़ी योजनाओं में सब जगह भ्रष्टाचार है, ये हमारे लिए मुद्दा है। तो हम इस पे काम करेंगे। अब तय यूपी की जनता को करना है, और मैं साफ तौर पे इस बारे में कहना चाहता हूँ, जो इस धार्मिक झगड़े से खुश है, आप खुश रहिए, हमारा क्या नुकसान है। हम आपको कह सकते हैं खाली कि भाई हिंदू मुसलमान के राजनीति से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है आपका फ़ायदा है, आपको नौकरी मिल सकती है, महंगाई कम हो सकती है, बिजली का दाम कम हो सकता है, कटौती कम हो सकती है, तो आप कीजिए हिंदू मुसलमान की राजनीति, लड़िए आपस में। लेकिन इससे ना तो उत्तर प्रदेश का भविष्य आगे बढ़ने वाला है, ना देश का भविष्य आगे बढ़ने वाला है, ना आपका भविष्य आगे बढ़ने वाला है। तो अगर हमारी बात लोगों को अच्छी लगेगी, हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संगठन का साथ देंगे, हमारी नीतियों का साथ देंगे। अच्छी नहीं लगेगी तब भी धन्यवाद है, हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। यूपी में जिस तरह से मस्जिद या मज़ारों पर भ्रष्टीकरण की कार्रवाई हुई, इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए, कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ बुलडोजर ना चल रहा हो। आप हमारे यहाँ सुल्तानपुर में चलिए, वहाँ सफाई कर्मियों के घरों पे बुलडोजर चला दिया गया, जिनके पैर धुलने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। आप हमारे साथ काशी चलिए, वहाँ काशी कॉरिडोर के नाम पे पुरातन मंदिर और घर तोड़ दिए गए। अयोध्या चलिए, वहाँ पुरातन मंदिर और घर तोड़ दिए गए। लखनऊ चलिए, वहाँ बहुत सारे सैकड़ों दुकानें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, मकान तोड़ दिए गए। अभी मैं बनारस से होके आ रहा हूँ, वहाँ भी 42 दुकान लंका गेट के सामने तोड़ा गया, संत रविदास जी के गेट के सामने तोड़ा गया, और 42 के 42 सब हिंदू थे, कोई इसमें मुसलमान नहीं था। तो ये जो बात होती है कि मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल रहा है, दुकान पे बुलडोजर चल रहा है, हमें लड्डू बांटना है, हमको खुश होना है, हमको बढ़िया पोस्ट लिखनी है कि वाह रे योगी जी बहुत बढ़िया काम किया, तो कोई बचेगा नहीं, ये मान के चलिए आप। सबका नंबर आएगा, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये गरीब विरोधी हैं मूलतः। तो गरीबों को, आम आदमी को एकजुट होना पड़ेगा इनके खिलाफ। ये कतई मत सोचिए कि ये तो खाली मुसलमानों को के खिलाफ बोलकर, उनके खिलाफ अन्याय करके एक रुतबा जमाने की कोशिश और वोट की राजनीति में फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि ये किसी के सगे नहीं है। आप बताइए, इनके राज में घोड़ी पे दलित नहीं बैठ सकता, इनके राज के अंदर मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता है, मंदिर को पिछड़े वर्ग के नेता अगर चले जाएं दर्शन करने, अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में दर्शन करने गए तो वहाँ गंगा जल से धुला गया मंदिर। तो ये है इनकी सोच और इनकी राजनीति का तरीका। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, इस पर क्या करेगा? अब देखिए, अपराधियों का इनकाउंटर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, सवाल ये होना चाहिए। आप कह रहे हैं अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, अब वो इनकाउंटर सही हो रहा है या गलत हो रहा है? अगर सही हो रहा है तो इनकाउंटर हो सकता है, लेकिन अगर गलत हो रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, तो वो कानून का उल्लंघन है। सांसद जी, हाल ही में सूबे के मुखिया, अभी बीते 10 तारीख को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आए और महाराजा सुहेलदेव जी के स्मारक का उद्घाटन किया, और वहीं से उन्होंने मंच से संबोधन करते हुए एक बात कही कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि गाजी मियाँ की दरगाह पे लगने वाला जो मेला था, उसको जिन लोगों ने बंद कराया है, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो अंग्रेजी दिन देखा गया कि आप उस दरगाह पर गए, अपनी अकीदत पेश करी, इसको कैसे देखते हैं सरकार? तो वहाँ तो हजारों हिंदू रोज जाते हैं,
तो योगी आदित्यनाथ के कहने से थोड़ी रुक जाएगा वो। भाई लोगों का भरोसा है, यकीन है, लोग जाते हैं, आज से नहीं वर्षों से जाते हैं। और दूसरी बात, अंग्रेज़ों के साथ देने वालों को आप क्या कहेंगे? आक्रांताओं का तो बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन जिनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप सोचते हैं? आप मुग़लों का विरोध करते हैं, करिए, लेकिन अंग्रेज़ों का विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ दिया है इनके पुरखों ने, इसका इतिहास है, क्रांतिकारियों की मुखबिरी की है, इसका इतिहास है। इसलिए कभी भी अंग्रेज़ का नाम नहीं लेते। कभी लिया आपके सामने? बताइए आप। यहाँ बहुत सारी स्मृतियाँ ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों ने बनवाई, तो उसको चलिए तोड़ते हैं मिलके। रेलवे स्टेशन हो गया, पार्क हो गया, जितनी चीज़ें बनवाई अंग्रेज़ों ने सब तोड़ दिया जाए, उस पर बात नहीं करते ये लोग। देखिए क्या है कि गैर मुद्दों को उठा के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना, इसमें भारतीय जनता पार्टी की महारत है। उसके चक्कर में हमको फंसना है कि नहीं फंसना है, यह हमको तय करना है। धन्यवाद।